जय ठाकुर। केम छो राजकोट? मजामा? सबसे पहले तो मैं स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे पावन अवसर पर बोलने का मौका दिया। और साथ में ही अपने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम के सारे मोंक्स को, हमारे सारे गेस्ट लेक्चरर को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सोमवार की सुबह यहाँ पे आए और कुछ समय निकाला देश के प्रति, स्पिरिचुअलिज्म के प्रति और स्वामी विवेकानंद जी के प्रति। तो मेरा टॉक थोड़ा इंटरेक्टिव होने वाला है, तो मैं आप सबका भी पार्टिसिपेशन चाहता हूँ इसमें। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ कि केम छो राजकोट? मजामा? हाउस द जोश? हाउस द जोश? हाँ, मैडम जी यहाँ पे फर्स्ट रो में फर्स्ट में बैठी हुई है। और जैसा कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने बोला, हूँ राजकोट ने जमाई छू। और शी इज़ माई वाइफ एंड शी इज़ डॉक्टर क्रिमल आचार्य। एंड वो कहते हैं ना कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है। तो बिकॉज ऑफ हर ओनली आई एम स्टैंडिंग हेयर राइट नाउ। तो मैंने अपने प्रेजेंटेशन को कुछ इस तरीके से बांटा है कि इसके दो पोर्शन होने वाले हैं। एक तो मैं सबसे पहले गगनयान के बारे में बताऊंगा, जो कि इसरो नेशंस की मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। और दूसरी बात, कुछ युवाओं के लिए कुछ लेसन्स देना चाहता हूं मैं, जो कि मैंने लाइफ में अभी तक में सीखी है और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वर्थ वाइल टू शेयर इट विथ यू। ओके, तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन हु इज़ बीन सेंट टू स्पेस? एनीवन? राकेश शर्मा, राइट। एज राइटली टोल्ड, ही इज राकेश शर्मा। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु इज सेंट टू स्पेस। अब क्या मुझे कोई ये बता सकता है हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, जो कि, वाह, ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आप लोग से मिलने वाला है। तो कल्पना चावला, काफ़ी ब्रिलियंट माइंड्स आया है। स्वामी विवेकानंद जी को जरूर गर्व हो रहा होगा आज हमें देख के। अब मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि राकेश शर्मा जी जब अंतरिक्ष में गए तो वो किस देश की तरफ से गए थे, पता है आपको? रसिया की तरफ से। बहुत बढ़िया, वो रसिया की तरफ से गए थे। उनका प्रोग्राम था सोवियत इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम। जब कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई तो नासा के तरफ से, नासा यूएसए के तरफ से गई थी। तो अभी तक जितने भी लोग अंतरिक्ष में जा चुके, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स के बारे में हम जानते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं अभी तो रेगुलरली, लाइक इन 6 मंथ्स और 1 ईयर में सोयूज प्रोग्राम के थ्रू या नासा के प्रोग्राम के थ्रू लोग अंतरिक्ष में जाते हैं। लेकिन इंडिया ने कभी पहली बार ऐसा नहीं किया। सो इंडिया पहली बार ऐसा करने वाला है कि इंडियन सॉइल से, इंडियन लॉन्च व्हीकल पे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। एंड दिस इज व्हाट इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। और इसी प्रोग्राम का नाम गगनयान है, गगनयान प्रोजेक्ट। आपने चंद्रयान के बारे में सुना, आपने मंगलयान के बारे में सुना, और अब आप सुनोगे गगनयान के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। राकेश शर्मा जी जब अंतरिक्ष में पहुँचे तो आपसे भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लेट से कि आप वर्ल्ड का ग्लोब देखते हो, ठीक है, या वर्ल्ड का मैप देखते हो, तो सबसे पहले आप क्या स्पॉट करते हो? हाँ, सबसे पहले आप इंडिया की मैप देखोगे ना। जब भी आप देखते हो तो सबसे पहले इंडिया देखते हैं हम लोग। ये इट्स ए ह्यूमन टेंडेंसी कि हम अपना देश को देखना चाहते हैं। तो सेमलर जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे रसिया की तरफ से सोयूज में, तो उनके साथ 2 और एस्ट्रोनॉट गए थे। तो वंस दे वेर इन टू द स्पेस, तो वो ना दे आर स्टार्टेड टू लुकिंग कि वो कहाँ पे उनकी कंट्री है और ये। लेकिन इंडिया का बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है ना, दैट ट्राइंगल वी सी, वो बहुत इजीली स्पॉट हो जाता है। और उन्होंने इंडिया का मैप देख पाना, मतलब इंडिया को अंतरिक्ष से देख पाना काफ़ी आसान था। अभी तो मैप्स में देखते हमें पता चल जाता है, लेकिन जब आप अंतरिक्ष से देखोगे ना तो थोड़ा डिफरेंट व्यू आता है। तो उस समय उन्होंने इंडिया को सबसे पहले उन्होंने स्पॉट किया। और जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि हाउ इंडिया लुक्ड फ्रॉम आउटर स्पेस, तो पता है उन्होंने क्या बोला? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
तो हमें भी इस बात पे गर्व होना चाहिए कि आप और हम सब उसी हिंदुस्तान से हैं। तो लेट्स अब आगे बढ़ता हूँ मैं और गगनयान के बारे में आपको बताता हूँ। ये इमेज काफ़ी फेमस है, काफ़ी वायरल है आजकल सोशल मीडिया पे। ये है विक्रम लैंडर का जो चंद्रयान का है, ठीक है। चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर, आप सभी लोग इसके बारे में तो जानते ही होंगे। यस और नो? मुझे लग रहा है जोश धीरे धीरे शांत होते जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मेरा पूरा प्रेजेंटेशन ही इंटरेक्टिव होने वाला है, तो मुझे सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, ठीक है। सब जाग जाओ, उठो और जागो, ठीक है। अब एक और इमेज है, ये है एक एस्ट्रोनॉट है जो चांद पे है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस इन दोनों में क्या है? और बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। और कुछ क्या? मेन, हाँ बहुत सही। बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि एक में एक मशीन है, एक रोबोट है, एक रोवर है या एक लैंडर है जो कि मून पे है, और दूसरे में एक इंसान मून पे है। ये देखने में तो काफ़ी लगता है कि हाँ ठीक है, हमने एक रोबोट को भेज दिया चांद पे, तो इंसान को भी भेज देंगे डाल के। लेकिन ऐसा करने में कितनी क्रिटिकलिटीज़ इन्वॉल्व है, कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, वो हम सारे चीज़ आगे टेक केयर करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये है दो तरीके के लॉन्च व्हीकल। एक है LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, ठीक है। इसी के थ्रू चंद्रयान को अंतरिक्ष में भेजा गया। और भी लॉन्च व्हीकल है इसरो के, PSLV के बारे में भी आपने सुना होगा, आदित्य L1 उससे लॉन्च किया गया। सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी इस लॉन्च व्हीकल की है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की। तो जब हम इंसान को भेजते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ह्यूमन रेटिंग एस्पेक्ट्स। उसी को मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ इस स्लाइड के थ्रू, कि जब आप पहले लॉन्च व्हीकल को देखोगे तो वो क्या है, उसमें ऊपर में एक पेलोड फेयरिंग है, PLF उसे हम कहते हैं। उस पेलोड फेयरिंग के अंदर सैटेलाइट होता है। तो जब भी आप कोई लॉन्च की वीडियो देखते होगे तो आप कभी नोटिस करना, अनाउंसमेंट्स होती है, फर्स्ट स्टेज सेपरेशन नॉर्मल, सेकेंड स्टेज इग्निशन स्टार्टेड, सेकेंड स्टेज सेपरेशन नॉर्मल, लाइक दैट देयर आर सेवरेड। तो एक एक स्टेज करके वो लाइक इट विल डिटैच फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल, और वो सबसे लास्ट में वो पेलोड फेयरिंग के अंदर सैटेलाइट होती है और वही अंतरिक्ष में पहुंचता है। बाकी की सारी व्हीकल सेपरेट होकर धीरे धीरे समुद्र में गिर जाती है, ठीक है। जब ह्यूमन रेटिंग की बात आती है तो उसमें जो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप देखोगे तो वो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का ही कॉन्फ़िगरेशन है नीचे से अगर आप देखोगे तो। लेकिन पेलोड फेयरिंग के जगह पे यहाँ पे दो चीज़ें, ये थोड़ा प्रेजेंटेशन के वजह से आगे पीछे दिख रहा है, CES क्रू एस्केप सिस्टम, और एक है ऑर्बिटल मॉड्यूल। तो इस केस में क्या है, सैटेलाइट के जगह पे हमारे पास उस फेयरिंग के अंदर एक ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा और एक होगी क्रू एस्केप सिस्टम। अब इन दोनों के बारे में मैं डिटेल में आगे बढ़ाऊंगा। क्रू एस्केप सिस्टम क्या है? तो क्रू एस्केप सिस्टम अपने नाम से ही काफ़ी एविडेंट है कि ये क्रू को एस्केप करने के लिए बनाया गया है, इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। जब कोई लॉन्च होती है, नॉर्मल लॉन्च होती है, और इसके लेट सपोज कि उस केस में इट स्टार्ट टू डेविएट फ्रॉम द ट्रेजेक्ट्री, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमें पता है ये मिशन फेल होने वाला, अगर वो ट्रेजेक्ट्री से अलग जा रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश होती है, लेकिन फिर भी वो जब भी डेविएट होने लगता है, इट्स ऑल ऑटोनोमस, तो विल डिस्ट्रक्ट द व्हीकल। या जब कभी कोई स्टेज का सेपरेशन अच्छे से नहीं हुआ तो विल डिस्ट्रक्ट द व्हीकल। लेकिन आप सोचो कि उसके अंदर एक इंसान बैठा हुआ है और देन इट स्टार्ट टू डेविएट फ्रॉम इन ट्रेजेक्ट्री, तब आप क्या करोगे? आप तो उस व्हीकल को नहीं उड़ा सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें इंसान बैठा हुआ है, एंड वी विल लूज द लाइफ। उस केस में हमने एक नया, मतलब इसरो ने एक नया एक टेक्नोलॉजी बनाया है, दैट इज़ क्रू एस्केप सिस्टम। अगर कोई स्टेज की सेपरेशन अच्छे से नहीं होती है, अगर कोई स्टेज अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, अगर लॉन्च व्हीकल अपने ट्रेजेक्ट्री से डेविएट होने लगता है, तो इन दैट सिनारियो दिस क्रू एस्केप सिस्टम विल एक्टिवेट एंड इट विल टेक द, यू कैन सी देयर इज़ वन ऑर्बिटल मॉड्यूल, दैट कोनिकल ऑरेंज कलर का आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है।
ये ऑर्बिटल मॉड्यूल दिख रहा है, इसी के अंदर अपने जो क्रू मेंबर्स होंगे वो बैठे हुए होंगे, मतलब एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए होंगे। तो ये सबसे टॉप में, अगर आप पिछले स्लाइड्स में देखोगे, सबसे टॉप में लगा हुआ है HRLV के, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। आई एम सॉरी, मैंने ये बताना भूल गया, HRLV इज ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। दिस लॉन्च व्हीकल इज ह्यूमन रेटेड यूजिंग दिस एस्पेक्ट्स। तो इसके ऊपर में लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा कि लॉन्च व्हीकल से उस क्रू मॉड्यूल को, उस ऑर्बिटल मॉड्यूल को अलग लेके जाएगा, दूर लेके जाएगा, और उसके बाद इसको सेपरेट करके फाइनली उसके पैरासूट्स खुलेंगे 1 by 1 करके, एंड इट विल कम डाउन, इट विल स्प्लैश डाउन इनटू द सी। इस तरीके से हम सेफली क्रू को रिकवर कर लेंगे इन केस ऑफ एनी एबनॉर्मलिटीज़। अगर सब चीज़ अच्छे से चल रहा है तो वो फाइनली ऑर्बिट में हम उसको डाल देंगे और वो अंतरिक्ष में रहेंगे, जिसके बारे में मैं आपको आगे बात करने वाला हूँ। तो ये हुई इंपॉर्टेंस क्रू एस्केप सिस्टम की। अब बातें करते हैं हम ऑर्बिटल मॉड्यूल के बारे में। तो ऑर्बिटल मॉड्यूल को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक कार है, ठीक है। कार में 2 स्पेस होती है, एक जगह पे आप बैठते हो और एक आगे का पोर्शन होता है जिसमें इंजन होती है, या पीछे का पोर्शन, कोई कार में पीछे भी होती है। उसी तरीके से ऑर्बिटल मॉड्यूल को 2 भाग में, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन जो टॉप वन है वो है क्रू मॉड्यूल, और जो बॉटम वन है वो है सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल के अंदर एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे, उसके अंदर की जो इन्वायरमेंट होगी वो बिल्कुल कार के अंदर जैसे होती है, AC होती है, और लाइक अंतरिक्ष में आपको पता हो तो वैक्यूम होता है, लेकिन वो जब अंतरिक्ष में जाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाएंगे तो वो अंदर से प्रेशराइज्ड होगा, उसके अंदर एयर होगी, तो दे विल फील इट। लाइक ऐसा नहीं है कि उनके लिए आगे वैक्यूम होगा, ग्रेविटी नहीं होगी, लेकिन वो मॉड्यूल के अंदर वो प्रेशर मेंटेन रहेगा जो एक अपने ग्राउंड पे होती है 1 atm, वो 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन रहेगा। ये रही बात क्रू मॉड्यूल के। उसमें अगर आप देख सकते हो तो 3 व्यू पोर्ट्स भी है, लेफ्ट साइड, सेंटर में और राइट साइड में सर्कुलर आपने जो देख रहे हैं वो व्यू पोर्ट है देखने के लिए आउटसाइड स्पेस को। उसके बाद है नीचे की सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल को आप बेसिकली उसका इंजन समझ सकते हो। सर्विस मॉड्यूल में उसके प्रोपल्सन सिस्टम होते हैं, उसकी पावर सिस्टम्स होती है जिससे वो कंट्रोल होते हैं, उसके थर्मल सिस्टम्स होते हैं, एवियोनिक सिस्टम्स और डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म होती है। अब जो सर्विस मॉड्यूल है, जब ये ऑर्बिटल मॉड्यूल अंतरिक्ष में चला जाएगा तो इसकी वर्किंग के लिए इसको पावर चाहिए होगा। हम बैटरी तो डालते हैं, बैटरी डाल के चार्ज करके आप भेज सकते हैं, लेकिन अगर 5-7 दिन अंतरिक्ष में रहना है, या कोई भी सैटेलाइट आप देखते होगे, तो उसका सबसे बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है, वो होता है सोलर पैनल। सोलर पैनल को हम उसमें लाइक क्रू मोड, जो आप पेलोड फेयरिंग आपने स्टार्टिंग में देखा है, काफ़ी छोटे साइज़ का होता है, या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो इन ऑर्डर टू एकोमोडेट इन दिस स्मॉल स्पेस क्या करते हैं, जो सोलर पैनल है ना, उसको फोल्ड करके ऐसे फोल्ड काइंड ऑफ ऐसा लेयर होता है, वो अपने आप खुल जाता है और डिप्लॉय हो जाता है इस तरीके से। तो सोलर पैनल की डिप्लॉयमेंट होती है जिससे उसको पावर मिलता है। तो अगर आप देख सकते हो तो ये सर्विस मॉड्यूल में भी जो बॉटम में है वो सोलर पैनल लगे हुए, इसकी भी डिप्लॉयमेंट होगी वंस दिस ऑर्बिटल मॉड्यूल विल गो इनटू द स्पेस। अब लॉन्च इवेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले एसेंट फेज में होगी अपनी लॉन्च व्हीकल, उसके बाद HS-200। S-200 इज द सॉलिड मोटर। S-200 इसकी नोमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से, ह्यूमन रेटेड सॉलिड मोटर। 200 इज 200 टन्स ऑफ प्रोपेलेंट। कैन यू इमेजिन 200 टन्स ऑफ प्रोपेलेंट। ये नॉर्मल लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में भी ये होता है, लेकिन ये जो ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल के लिए होगा, यो ह्यूमन रेटेड सॉलिड मोटर होगा, इसीलिए इसका नाम H आगे इनिशियल लगा हुआ है, HS-200। तो इसकी सेपरेशन होती है, एक बार ये मोटर की सारी प्रोपेलेंट खत्म हो जाती है तो इसकी सेपरेशन होती है। फिर उसके बाद इसके सेपरेशन के बाद क्रू एस्केप सिस्टम की भी सेपरेशन हो जाती है, जो कि ऊपर से आपको दिख रहा होगा, CES सेपरेशन, क्रू एस्केप सिस्टम सेपरेशन। फिर फेयरिंग भी खुल जाती है, जिस तरीके से ऑर्बिटल मॉड्यूल या नॉर्मल सैटेलाइट लॉन्चेस में आप देखते हो कि पेलोड फेयरिंग खुल जाती है, फिर सैटेलाइट आपको दिखने लगता है। उस समय की इमेज भी या कैमरा भी ऑन कर दिया जाता है आपको ब्रॉडकास्ट करते हैं वो दिखाने के लिए। तो सर्विस मॉड्यूल की एक फेयरिंग होती है जो उसको ढक के रखती है, वो भी खुल जाती है। उसके बाद इस दरमियान में लिक्विड इंजन चालू होता है, L-110 जिसे हम कहते हैं, 110 टन्स ऑफ प्रोपेलेंट। तो L-110 इस समय तक कंज्यूम हो जाती है उसके सारी प्रोपेलेंट, फिर L-110 भी सेपरेट हो जाता है। लास्ट का जो ग्रे कलर का आप स्टेज देख रहे हो, दैट इज क्रायो स्टेज, एंड दैट विल डिटरमाइन कि वो जिस ऑर्बिट में हमें भेजना है प्रिसाइजली उस ऑर्बिट में उसका भेजने का काम होता है। तो क्रायो स्टेज, एक बार उस ऑर्बिट तक हम पहुंच गए तो फिर ऑर्बिटल मॉड्यूल उससे सेपरेट हो जाएगा, जो कि आप राइट साइड में देख सकते हो। ऑर्बिटल मॉड्यूल सेपरेट हो गया एंड नाउ यू आर इन स्पेस। सो सिंपल, राइट? तो आगे हम बात करते हैं गगनयान के प्रोफाइल के बारे में, मिशन प्रोफाइल के बारे में।
तो लिफ्ट ऑफ होती है, लिफ्ट ऑफ होने से करीब करीब 16 मिनट्स में ये सारा ऑपरेशन हो जाता है। एंड आफ्टर दिस 16 मिनट्स यू आर फाइनली इनटू द स्पेस। एक बार ऑर्बिटल मॉड्यूल स्पेस पे चल गई तो उसके बाद उसे 5 से 7 दिन तक अंतरिक्ष में रहना है। दिस इज गगनयान प्रोजेक्ट में हम बेसिकली इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, और अंतरिक्ष में भेजने के बाद आपको सक्सेसफुली उनको रिकवर करना है, उनको वापस पृथ्वी पे लाना है। तो दिस टेक्नोलॉजी वी वांट टू डेमोन्स्ट्रेट थ्रू गगनयान प्रोजेक्ट। एक बार ये हो गया तो हम आगे का भी सोच सकते हैं, फिर हम अंतरिक्ष की जगह वो चांद पे भी भेज सकते हैं, दूसरे ग्रह पे भी भेज सकते हैं, सब्सिक्वेंट आगे के भी प्रोग्राम्स डिज़ाइन होंगे इस तरीके से। लेकिन गगनयान प्रोजेक्ट में हम सिर्फ वो पृथ्वी के चारों तरफ एक ऑर्बिट में जाएगी, 5 से 7 दिन तक उस ऑर्बिट में रहेगी और फिर वापस से वो पृथ्वी पे आ जाएगी। तो ऑर्बिटल मॉड्यूल आप देखो, ऑर्बिटल मॉड्यूल एक बार चली गई 5 से जाते के साथ ही सोलर पैनल की डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, क्योंकि उसको पावर चाहिए। उसके बाद 5 से 7 दिन ऑर्बिट में बिताने के बाद वो वापस आएगी। तो आपको पता है कार तो आपके चलाते हो या बाइक चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, साइकिल चलाते हो, उसमें आपको स्पीड बढ़ानी होती है, आप पेडल करते हो, ब्रेक लगानी होती है, आप ब्रेक लगा देते हो, ठीक है, वो रबर और फ्रिक्शन से रुक जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा अंतरिक्ष में ब्रेक कैसे लगाएंगे? क्या बताइए? नहीं, पैराशूट तो वहाँ पे काम करेगा ना जहाँ पे ड्रैग होगा, जहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा। अंतरिक्ष में तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो अंतरिक्ष में हम ब्रेक कैसे लगाएंगे? वहाँ तो वैक्यूम है चारों तरफ। एयर प्रेशर, यस, आगे बोलिए। क्या क्या? आई डिडंट गेट यू, मतलब फिर से बोलिए। डिफ्यूलिंग, डिफ्यूजिंग नहीं, ऐसा नहीं करते हम। क्या करते हैं कि जैसे आप देखोगे, कोई बोल रहा है कुछ? ओके, जैसा कि आप देखोगे रीओरिएंटेशन लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है उसके पीछे नोजल लगा हुआ था, बॉटम में नोजल होता है। आप देखो सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट में देखो 3-4 नोजल है, और भी बहुत सारे नोजल्स लगे हुए हैं। तो ये नोजल से इंजन वो प्रोपेल करता है, प्रोपेलेंट आउटसाइड प्रोपेलेंट बर्न होने के बाद इससे एक थ्रस्ट मिलता है। ये थ्रस्ट को यूज करते हैं एक्सेलरेट करने के लिए। तो आप सोचो इसी को आप उल्टा कर दो और उल्टा करके फिर फायर करो, तो उससे वेलोसिटी उसकी कम नहीं होने लगेगी। जब जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में इसको उल्टा कर दिया मैंने, और उसके बाद मैं फायर करने लगा, तो देन इट्स लाइक कि आप अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स दे रहे हो, तो इट विल स्टार्ट टू डीएसेलरेट। तो जब आपको वापस से पृथ्वी पे आना होगा तो आपको अपनी वेलोसिटी कम करनी होगी। तो वेलोसिटी कम करने के लिए आप जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है वो तो पहले घूम रहा होता है, 5-7 दिन घूमने के बाद वो रीओरिएंट होता है, तो क्रू मॉड्यूल पीछे आ जाएगा, ऑर्बिटल मॉड्यूल आगे चला जाएगा, और उसके बाद देन इट विल स्टार्ट टू डी बूस्ट। धीरे धीरे प्रोपल्सन को यूज़ करके उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे हम कम करते हैं। कम करते करते एक समय आती है जब 120 किलोमीटर की ऑर्बिट में जब वो पहुंचते हैं, तो उसके बाद सेपरेशन हो जाती है, क्रू मॉड्यूल अलग हो जाता है और सर्विस मॉड्यूल अलग हो जाता है। ये पूरा का पूरा जो ऑर्बिटर मॉड्यूल आप देख रहे थे वो दोनों अलग हो जाती है, और उसके बाद क्रू मॉड्यूल के अंदर चूंकि इंसान बैठे हुए तो उसे हमें सक्सेसफुली रिकवर कर लेना है। तो उसके बाद एरो ब्रेकिंग फेज होती है, जिसके बारे में मैं डिटेल में ही बता सकता हूँ, लेकिन फिर समय कांस्टेंट है हमारे पास। तो मैं एक तरीके से आप सोचो उस समय हम एटमॉस्फेयर का यूज करते हैं, जैसा कि आप बता रहे थे, उस समय एटमॉस्फेयर के ड्रैग का यूज करते हैं, एरो ब्रेकिंग होती है, फिर देयर आर ए सीरीज ऑफ पैरासूट डिप्लॉयमेंट्स। पैरासूट्स खुलते हैं, वो भी सीरीज में खुलते हैं। पहले ड्रॉग पैरासूट खुलती है। ड्रॉग पैरासूट का बेसिकली आप जाके गूगल करोगे तो ड्रॉग पैरासूट्स क्या होते हैं कि जब आपका व्हीकल काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी पे है और वो स्टेबलाइज भी नहीं है, तो ड्रॉग पैरासूट्स उस केस में हेल्प करते हैं। आपकी वेलोसिटी तो कम होती है, लेकिन इट्स मेजर फंक्शनैलिटी इज कि इट विल स्टेबलाइज योर व्हीकल। तो जब आप यू इमेजिन द ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? कोई गेस? ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? कोई भी गेस? एक कितना किलोमीटर पर आवर या ऐसा कुछ? 6000 किलोमीटर पर सेकेंड? नो, 7 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होती है। 7 किलोमीटर 1 सेकेंड में, मतलब यहाँ से अहमदाबाद कितने देर में पहुँच जाएंगे हम? 20 से 30 सेकेंड में पहुँच जाएंगे शायद। हाँ, 7 किलोमीटर पर सेकेंड से उसको स्प्लैश डाउन के समय वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड है वो 8 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। तो 7000 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लाना, दैट्स द चैलेंजिंग टास्क।
तो इसी केस में जब इनिशियली वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है और वो एटमॉस्फेयर के अंदर आती है ना, तो वो इट विल स्टार्ट टू बर्न। तो आप क्रू मॉड्यूल के बॉटम पार्ट देखोगे तो वहाँ पे देखो आप कुछ ऐसा फेयर ऐसा लग रहा है कि कुछ फ्लेम जैसा निकल रहा है, एरो ब्रेकिंग जहाँ पे लिखी हुई है ना वहाँ पे। तो उसका बॉटम मोस्ट जो लेयर होती है ना, उसमें एक थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। वो थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम ये हेल्प करता है कि ड्यूरिंग दिस री एंट्री द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉटम विल रीच टू अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस। 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है टेम्परेचर, 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक। अब उसी के आपके कुछ मीटर नीचे, मीटर भी नहीं, लाइक 700 mm नीचे 2000 डिग्री सेल्सियस है और आप यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस पे बैठे हो। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये सारी चीज़ें, ये सारी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना, ये सारी चीज़ों को लाइव में लाना, दीज आर द चैलेंजेस विच वी हैव ओवरकम, और ये इसी से हम गगनयान को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो एक बार ये उसमें थर्मल प्रोटेक्शन टाइल्स लगी हुई होती है और वो टाइल्स क्या करती है, खुद ब खुद वो कंज्यूम होते जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ती है ना, वो खुद ब खुद कंज्यूम हो जाती है और अंदर का टेम्परेचर को वो जो मेंटेन करके रखना है, दैट 22 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस वो मेंटेन करके रखता है। उसके बाद सीरीज ड्रॉप पैरासूट्स निकलती है, वो क्रू मॉड्यूल को स्टेबलाइज करती है। उसके बाद स्टेबलाइज करने के बाद मेन पैरासूट निकलती है और मेन पैरासूट विल फाइनली ड्रैग डाउन इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 200 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली स्प्लैश डाउन होने के बाद सक्सेसफुल रिकवरी। अब हम बात करते हैं माइलस्टोन्स की, जो कि मैन्ड मिशन के लिए ज़रूरी है। चंद्रयान के बारे में आपने देखा या मंगलयान के बारे में देखा होगा, तो इट्स ए सिंगल लॉन्च। एक बार आपने लॉन्च किया, वो मार्स पे जाना है, वो मार्स पे जाएगा, उसके लिए बहुत सारे मैन्यूवर्स होते हैं और फिर वो जाते हैं। चंद्रयान में भी ऐसे ही हुआ था, आपको ध्यान में होगा, अर्थ बाउंड मैन्यूवर्स होते हैं, पहले अर्थ के ऑर्बिट में होता है फिर चांद में, बट इट इज़ ऑल ए सिंगल लॉन्च। बट गगनयान में इट विल बी ए सिंगल लॉन्च, फाइनली इट विल बी एक सिंगल लॉन्च होगी, एक लॉन्च व्हीकल होगा, उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स होंगे 3 और वो अंतरिक्ष में जाएंगे 5 से 7 दिन दे विल स्पेंड इन स्पेस, और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। लेकिन उसके पहले इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट देयर विल बी सेवरल माइलस्टोन्स टू बी अचीव्ड, जिसमें से 5 है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है, फिर पैड एबॉर्ट टेस्ट है, टेस्ट व्हीकल मिशन है, फिर अनमैन्ड मिशन है और मैन्ड मिशन है। ये सारे मैं आगे के स्लाइड्स में कवर करता हूँ। तो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट क्या है? हर एक सिस्टम को हमें क्वालिफाई करना है, ईच एंड एवरी सिस्टम वी नीड टू क्वालिफाई। तो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट में व्हाट वी आर क्वालिफाइंग इज द डिसेलरेशन सिस्टम। बेसिकली मतलब उसके पैरासूट की सीक्वेंस, हमें जिस सीक्वेंस पे पैरासूट खोलना है उस सीक्वेंस में वो खुल रहा है या नहीं। हमें जिस सीक्वेंस वो खुलने के बाद जैसी उसकी कहीं ऐसा तो नहीं, देयर विल बी 3 मेन पैरासूट। अब वो तीनों पैरासूट खुले और एक दूसरे में इंटेंगल्ड हो गए तो फिर वो पैरासूट अपना पर्पस नहीं सर्व कर पाएगा। फिर तो हमें फाइनली वो तो धाड़ से गिरेगा पानी में और लाइक एवरीथिंग विल बी गॉन। सो इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट ऑल दिस सीक्वेंस ऑफ पैरासूट डिप्लॉयमेंट देयर विल बी इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर से क्रू मॉड्यूल को 5 किलोमीटर की हाइट पे लेके जाते हैं और वहाँ से ड्रॉप कर देते और फिर कमांड देते हैं 1 by 1 एक पैरासूट के खुलने की। तो ये है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। फिर उसके बाद आती है पैड एबॉर्ट टेस्ट। पैड एबॉर्ट टेस्ट क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले सपोज करो कि आप एस्ट्रोनॉट हो और आप जाने वाले हो गगनयान के लिए, ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लिया। नर्वस हो तो कॉन्फिडेंस है? क्यों, इसरो पे? हाँ, तो अभी मैं बताता हूँ। आप लेट से आप लॉन्च पैड पे हो, आप यू आर गोइंग टू इंटर इनटू द व्हीकल। आप जाके सबसे ऊपर टॉप में, यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप में क्रू ऑर्बिटल मॉड्यूल है, वहाँ पे जाके आप बैठ गए, ठीक है। अब बैठने के बाद लेट से कुछ फायर होती है, फर्स्ट स्टेज में कुछ फायर होती है, सेकंड स्टेज में ऐसा कुछ फायर अचानक से होता है। अब आप निकल के वापस नहीं आ सकते, जितना देर में आप निकलोगे वापस आओगे इट विल बी लाइक 50 मीटर टॉल लॉन्च व्हीकल है। तो निकल के बाहर फिर लिफ्ट होगी, एक बिल्डिंग होती है इसको इम्बिलिकल टावर कहते हैं, तो लिफ्ट होगी। ये सब निकलते निकलते आपको 2-3 मिनट लगेगा, तब तक मे बी चूंकि फ्यूल लीक हो रहा है या फायर हो गई है तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में यू आर ऑन द लॉन्च पैड इटसेल्फ एंड एट दैट टाइम इटसेल्फ यू आर डूइंग द अबॉर्ट मिशन। तो उस समय में ये जो क्रू एस्केप सिस्टम में बता रहा था वो लॉन्च पैड पे ही है आपकी लॉन्च व्हीकल, बट वो लॉन्च व्हीकल से डिटैच होके जाएगा और
दूर जाएगा, दूर जाने के बाद वो क्रू मॉड्यूल को छोड़ देगा और फिर देन इट इज़ ए सीरीज ऑफ पैरासूट डिप्लॉयमेंट्स और वो सेफली लैंड कर जाएगा। क्योंकि उस केस में आप निकल के नहीं आ सकते, निकल के आते आते तो बूम, एवरीथिंग विल बी गॉन। तो ये है पैड अबॉर्ट टेस्ट। अब बात करते हैं टेस्ट व्हीकल मिशंस की। तो लेट से कि आप लॉन्च हो चुके हो, आप बैठे हो, लॉन्च हो चुके हो, आपके सामने एक डिस्प्ले है, पैरामीटर्स आप देख रहे हो, अचानक से आपको लगता है कि अरे ये तो लॉन्च व्हीकल अपने ट्रेजेक्ट्री से डेविएट हो रहा है, या फर्स्ट स्टेज का सेपरेशन होना था वो नहीं हुआ, सेकंड स्टेज का इग्निशन होना था वो नहीं हुआ, अब तो आप जा ही नहीं पाओगे आपको जहाँ पे जाना है। तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में भी आपको अबॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अंतरिक्ष में नहीं पहुँच सकते हो। जिस तरीके से व्हीकल डिजाइंड थी उस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। तो ड्यूरिंग द लॉन्च, ड्यूरिंग द एसेंट फेज, वाइल यू आर गोइंग इनटू द ऑर्बिट, उस समय कोई भी एक्सीजेंसी होती है, तो उस एक्सीजेंसी को कैसे कैटर करें उसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए टेस्ट व्हीकल फ्लाइट्स टेस्ट व्हीकल मिशंस प्लान्ड है। और द फर्स्ट टेस्ट व्हीकल मिशन इज गोइंग टू बी हैपन ऑन नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ द फर्स्ट टेस्ट व्हीकल मिशन इज गोइंग टू हैपन टू डेमोन्स्ट्रेट दिस क्रू एस्केप सिस्टम, कि ये क्रू एस्केप सिस्टम अच्छे से काम करता है ऑन ऑर्बिट, मतलब वाइल ऑन द लॉन्च फेज में अबॉर्ट करके डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि वी आर सक्सेसफुली रिकवरिंग आवर क्रू मेंबर्स। तो ये फर्स्ट टेस्ट व्हीकल मिशन है जो कि नेक्स्ट अभी के आगे के मिशंस में प्लान है, नेक्स्ट मंथ में प्लान है। पैड अबॉर्ट टेस्ट ऑलरेडी 2016 में हो चुकी है। IADT भी काइंड ऑफ IADT टेस्ट भी पहले हमने डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं। तो अब समय है टेस्ट व्हीकल मिशन की। तो टेस्ट व्हीकल मिशन होने के बाद अनमैन्ड फ्लाइट्स होगी। अब जब बात आपने हर तरीके से टेस्ट कर लिया हर एक सब सिस्टम्स को, उसके बाद अब आपको अंतरिक्ष में जाने के लिए रेडी हो, लेकिन फिर भी आपने पूरी की पूरी लॉन्च व्हीकल को तो नहीं टेस्ट किया। HRLV ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल है, उसको तो नहीं टेस्ट किया, इंडिविजुअली एक एक सिस्टम आपने टेस्ट कर लिया। तो इंसान, लेट से कि उसके अंदर एक इंसान बैठा हुआ है, ऐसा मान के पूरी की पूरी सेम जैसा मैंड मिशन होने वाली है या जैसा गगनयान मिशन होने वाली, सेम पूरी की पूरी लॉन्च व्हीकल की असेंबली करने के बाद लॉन्च करेंगे हम। और हर एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होगी और उसके बाद स्प्लैश डाउन के बाद रिकवरी 1:1 मैंड मिशन होगी। और 2 सक्सेसफुली ऐसे फ्लाइट्स हमें डेमोन्स्ट्रेट करने, ओनली देन वी आर अलाउड टू गो विद द मैन। मतलब 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स सिमिलरली, बस इंसान उसके अंदर नहीं होंगे, बस उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स नहीं होंगे, उसके अलावा बाकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, बट 2 ऐसे अनमैन्ड फ्लाइट्स करने पड़ेंगे सक्सेसफुली। उसके बाद ही विल गेट द सर्टिफिकेशन कि हम उसके अंदर इंसान को डालें और उसके बाद हम भेजें। सो देन फाइनल फ्लाइट विल हैपन दैट वी नेम एज H1, दैट इज मैंड मिशन, और उसके बाद जाके गगनयान मैंड मिशन होगी। तो अभी तक मेरे हिसाब से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि गगनयान प्रोजेक्ट ओवरऑल क्या है और कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती है एक सक्सेसफुल मैंड मिशन को करने के पीछे। ऑब्वियसली जितने भी सैटेलाइट मिशंस होते हैं या प्लानिटरी मिशंस होते हैं वो तो है ही, लेकिन आपको अभी पता चल गया होगा कि कितने ऐसे फ्लाइट्स होंगे, कितने ऐसे टेस्ट्स होंगे जिसके बाद फाइनली वी विल गो फॉर द मैंड मिशंस। तो इज इट क्रिटिकल? हाँ, इज इट क्रिटिकल, राइट? तो आपके हिसाब से मैंड मिशन सक्सेसफुल हो गया, एक तरीके से समझ लिया आपने। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। गए, वापस आ गए, बाद में उन्हें वापस भी तो लाना है। मालूम हुआ एस्ट्रोनॉट्स आ गए, दे लैंड इन सम सी, आइदर इन इंडियन ओशियन और अरेबियन सी, कहीं पे भी लैंड कर गए, तो क्या वहीं छोड़ देना है? उनको लेके तो आना है। उसके लिए इसरो इन कोऑपरेशन विथ इंडियन नेवी रिकवरी ऑपरेशंस प्लान कर रही है और रिकवरी ऑपरेशंस के ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसकी इमेजेस कुछ मैंने शेयर की है यहाँ पे। आप देख सकते हो कि वो एक क्रू मॉड्यूल है ऊपर के फोटो में, उसके चारों तरफ एक रबर के जैसा, जैसे हम स्विमिंग के लिए नहीं देखते हो रबर की फ्लोट होती है, रबर की बॉय होती है, ऐसा वो रबर फ्लोट लगी हुई जिसमें इंडियन नेवी के डाइवर्स है वो सब, और वो एक राफ्ट के थ्रू वहाँ पे गए हैं। देन दे विल रिकवर द क्रू। So they are simulating this, they are doing practice, they are doing trials of these operations, और उसके बाद उनको रिकवर करके पहले तो हमें क्रू को सेफली लाना है, दैट इज आवर लाइक प्राइम इंपॉर्टेंस। सबसे पहले क्रू को निकाल के सक्सेसफुली लाना है। एक बार क्रू को ले आए, फिर बाद में वो क्रू मॉड्यूल को भी, जो क्रू मॉड्यूल उसको भी टो करके ला रहा है। आप देख सकते हो दूसरे फोटो में एक क्रू मॉड्यूल क्रेन से उठा हुआ है और वो पीछे नेवी की शिप है जिसपे वो डिप्लॉय करके क्रू मॉड्यूल को रख देंगे। तो विथ दिस ओनली देयर विल बी ए सक्सेसफुल गगनयान मिशन।
सिर्फ अंतरिक्ष में भेजना नहीं, उनको लाने के बाद क्रू को भी सक्सेसफुली रिकवर करना. विथ रिकवरिंग क्रू सक्सेसफुली, दिस गगनयान मिशन विल बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली. तो ये था गगनयान का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन. मैंने जितना सिंपल करना चाहा उस वे में समझाने की कोशिश की. आई होप कि आप सबको मेरी बातें समझ आई होगी. ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं था ना? सबको समझ में आ गया गगनयान प्रोग्राम के बारे में? आप जाके लोगों को बता सकते हैं कि फ्यूचर मिशन क्या है इसरो का? गगनयान के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं? कितना क्रिटिकल होने वाला है ये मिशन, ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? तब लगता है मेरा टॉक थोड़ा वर्थवाइल हुआ स्वामी जी. अब मैं बात करूंगा अपने दूसरे सेक्शन में, जो है यूथ ऑफ इंडिया. आप सब लोग, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़. ठीक है, ये लेटेस्ट 2021 के सर्वे के अनुसार से इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है. क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि इसमें से 35 इयर्स एज के बिलो, मतलब जो हम यूथ कहते हैं, यूथ ऑफ इंडिया कहते हैं, कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन है जो कि 35 एज से बिलो है? गेस. 50%, 40%, 65%. यस, इट इज 65% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन जो कि यूथ है. मतलब अराउंड 90 करोड़ ऑफ यू पीपल, 90 करोड़ ऑफ यूथ इंडिया में है. और आप क्या कर सकते हो, इसकी कैपेबिलिटी आपको भी नहीं पता है. अगर आप सब लोग मिलके एक साथ काम करो तो पता. आप इंडिया को ग्लोबल पावर देखना चाहते हो ना? यू वांट इंडिया टू बी ए ग्लोबल पावर, यू वांट इंडिया टू बी ए वर्ल्ड लीडर. तो उसके लिए आपको जागना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि ये जो 65% है ना, ये तो अभी भी 90 करोड़ आपको बहुत लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ी नंबर है. इससे बड़ी बात पता है क्या है? इट इज ऑलमोस्ट 3 times द रशियाज यूएसए इंटायर पॉपुलेशन. यूएसए की, अमेरिका की पूरी जनसंख्या का ऑलमोस्ट 3 times इंडिया का तो यूथ है. थोड़ा सोचो. अब एक और बात मैं बताता हूं. रसिया की जनसंख्या का 6 times मोर देन, रसिया की पूरी जनसंख्या की 6 times तो इंडिया के पास सिर्फ यूथ है. और चाइना, जिसे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री कहा जाता था, अब इंडिया ने उसे भी क्रॉस कर दिए. उसकी जो यूथ है, मतलब उसकी जो 35 इयर्स के बिलो के जो वहाँ की पॉपुलेशन है, उसकी 1.5 times ऑलमोस्ट. मतलब इंडिया क्या कुछ नहीं कर सकता है. कैन यू इमेजिन यूथ का क्या पावर है? स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा है ना, अगर उस सपने को पूरा करना है ना, तो अभी ही मौका है. ठीक है, लेकिन यूथ को राइट डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट विल एंड अप विथ नथिंग. युवा क्या कर रहा है आज? रील्स बना रहा है. उस समय हमारे हिमांशु सर ने बोला कि जो मैं हूँ वो आजकल का लेटेस्ट मतलब जनरेशन से हूँ, तो मैं जैसा ऑब्जर्व करता हूँ अपने यूथ को, मैं वही देख रहा हूँ कि युवा तो आज रील्स बनाने में बिजी है. कई युवा तो थोड़े बड़े, अभी तो आप स्कूल्स में हो, लेकिन आगे जाके गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं, जैसे स्मोकिंग में, ड्रिंकिंग में, ऐसे चीज़ में शिकार हो जाते हैं. तो कहाँ जाएगा इंडिया? 90 करोड़ अगर राइट डायरेक्शन में जाए तो बहुत ऊपर जाने वाला है. तब तो सब बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया की बहुत ब्राइट फ्यूचर. लेकिन अगर 90 करोड़ रॉन्ग डायरेक्शन में जाए तो कहाँ जाएगा इंडिया? ये कभी सोचा है आपने? जब स्पेस साइंस की हम बात करते हैं ना, तो हम ना वर्स्ट से वर्स्ट सिनारियो सोचते हैं और उसके बाद उसकी सॉल्यूशन निकालते हैं. तब जाके इनकेस अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये फेल हो गया तो क्या होगा, वो फेल हो गया तो क्या होगा. तो चंद्रयान 3 के बारे में आपने देखा होगा. चंद्रयान 3 के लैंडिंग के पहले अपने जो इसरो के चेयरमैन है सोमनाथ सर, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे. उस समय लैंडिंग हुई भी नहीं थी, बट ही वॉज लाफिंग, ही वॉज इंजॉइंग हिज कंपनी. क्योंकि जितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिनारियो हो सकती थी ना, सबके लिए टेस्ट कर लिया. तो इट वॉज श्योर शॉट कि
किसी भी हाल में सक्सेसफुल लैंडिंग तो होगी ही होगी। तो उसी तरीके से आप कभी ये सोचो कि हमें तो बहुत गर्व होता है कि इंडिया तो सुपर पावर बन जाएगा 2047 100 ईयर्स फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, 2050 तक इंडिया बहुत आगे जाएगा, इंडिया तो सुपर पावर बनेगा। लेकिन अगर यूथ राइट डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो मैं बोलता हूँ, आई एम सॉरी टू से, लेकिन सोचना पड़ेगा। तो आप सब उठो, आप सब जागो और राइट डायरेक्शन में जाओ। अब राइट डायरेक्शन से, स्वामी जी मेरे पास 5 मिनट, ओके, हाँ ओके। तो राइट डायरेक्शन में जाने के लिए आपको सबसे पहले ना एक राइट सेट ऑफ हैबिट्स बनाने पड़ेंगे। कहते हैं ना गोल्स बनाओ, ठीक है गोल बनाओ, ऑब्वियसली गोल बनाने चाहिए, लेकिन जब तक आपकी आदतें आप नहीं बदलोगे ना तब तक आप वो गोल अचीव नहीं कर पाओगे। जो भी गोल पे आप जाना चाहते हो, जो भी गोल आप पहुंचना चाहते हो, तो आप राइट सेट ऑफ हैबिट्स बनाओ। और उसका मैं क्लू देता हूं आपको कि आप क्या करो, आप जब भी सवेरे उठो ना, तो सवेरे उठने के साथ आप बस एक काम करो। कोई आदत आपको अभी नहीं बनानी हो मत बनाओ, बस एक काम, एक रिक्वेस्ट है मेरे एक युवा से कि सवेरे उठ के ना आप बस अपना बेड ठीक करो। बेड को जितने अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हो, उठने के बाद अपनी बेड को अच्छे से उसको टक इन करके अच्छे से बेड तैयार कर लो, ठीक है। बेड तैयार करने से क्या होगा, आप वो इतना परफेक्ट करो जितना परफेक्ट कर सकते हो, 2 से 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। जब आप बाहर जाओगे तो आप जब उसके बाद आप कुछ भी करना चाहोगे ना, आपने इतना छोटा सा काम इतना परफेक्टली किया है ना कि आप उसके बाद ब्रश भी करोगे ना तो भी आप सोचोगे अरे यार थोड़ा परफेक्टली करता हूँ। आप कुछ काम भी करो, कुछ होमवर्क भी करोगे ना, या कुछ भी जाके असाइनमेंट कर रहे हो ना, थोड़ा सा वो चीज़ क्लिक करेगा। जब आपकी ये हैबिट बन जाएगी ना तो ये आपके हर एक छोटे छोटे, जब आप इतना छोटा काम को इतना इंपॉर्टेंस दोगे ना, कुछ नहीं बस एक काम को ही देना है, यू विल स्टार्ट टू सी 30 डेज तक आप ऐसा करो, आपको धीरे धीरे आपको खुद में वो चेंज दिखने लगेगी। अब आप इतना छोटा काम इतने अच्छे से करोगे ना, फिर धीरे धीरे यू विल स्टार्ट टू डू एवरीथिंग परफेक्टली। और एक सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, आप बेड ठीक करके निकले हो घर से, सब चीज़ किया, कॉलेज गए, स्कूल्स गए, पढ़ाई करी, असाइनमेंट सबमिट किए, प्रेजेंटेशन हुआ, बेकार चला गया, ठीक है, सबसे थक हार के आप वापस घर आए। घर आने के बाद क्या, आपने पूरा दिन आपका फ्रस्ट्रेटेड होके आए हो, लेकिन घर आने के बाद आपका इंतजार क्या कर रहा है, तो एक अच्छी सी बनी हुई बेड। आपका जितना भी दिन फ्रस्ट्रेटेड हो, आपकी जितनी भी माइंड फ्रस्ट्रेटेड हो, आप घर आने के बाद जब अच्छी सी बनी हुई बेड होगी ना, तो आप बस उस पर लेटोगे और देन यू विल, तब आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। आपके अंदर की वो जो उत्साह जो मर चुकी थी ना पूरे दिन में, इतने फ्रस्ट्रेशंस, इतने असाइनमेंट सही गए गलत गए, क्या हुआ नहीं हुआ, वो फिर से थोड़ी रिस्टोर हो जाएगी। नहीं यार कल तो अच्छा होगा, फिर आप कल सवेरे उठोगे और फिर से आप बेड बनाओगे। तो कुछ नहीं करो, बस एक बेड, आप सवेरे उठ के अपना बेड बनाना स्टार्ट कर दो, ये हैबिट डाल दो। धीरे धीरे आपको राइट सेट ऑफ हैबिट्स भी डालनी है, ठीक है, लेकिन ये इससे आप स्टार्ट करोगे ना तो आप आगे वो आप चेंज अपने खुद के अंदर देखोगे और फिर वो जाके आगे लीड करेगा। तो राइट सेट ऑफ हैबिट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ एक बार हैबिट बनाओ आप, उसके बाद आप देखो धीरे धीरे चेंज। बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के, कभी मुझे फ्यूचर में मौका मिलेगा तो बोलूँगा। और बस लास्ट में मैं एक चीज़ से कंक्लूड करना चाहता हूँ युवाओं से कि आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस बात को अपने माइंड से, यहाँ से हॉल निकलने के बाद ये बात माइंड से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई तो आपको कितना गर्व होता है, क्या मज़ा आता अगर आप भी उसके पार्ट होते तो, क्या मज़ा आता जब आप दुनिया को लीड करते, तो आप जब इंडिया को लीड करते, आप अपने स्टेट को लीड करते तो क्या मज़ा आता। तो ऑल पावर लाइज विद इन यू एंड यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये बात अपने माइंड से मत निकलने दो। हॉल से भले निकलो, अभी जाओगे जहाँ पे भी जाओगे, लेकिन ये बात युवाओं के माइंड में रहनी चाहिए कि ऑल पावर्स लाई विद इन यू एंड यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच्ड।